हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अमित गौड़। हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं इनकम टैक्स की सीरीज और हमारा पहला टॉपिक होगा क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम ये टॉपिक हम लोगों ने क्यों उठाया है? मोटे तौर पे ये टॉपिक इस तरीके वो है जिसकी जानकारी नॉट ओनली स्टूडेंट को होनी चाहिए, नॉट ओनली प्रोफेशनल को होनी चाहिए, नॉट तो हम कहेंगे बल्कि हर टैक्स पेयर को होनी चाहिए। और नॉट ओनली टैक्स पेयर को होनी चाहिए बल्कि हर जन साधारण को होनी चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि भाई साहब इनकम टैक्स में किस तरीके से क्लबिंग ऑफ इनकम होती है, किस तरीके से हम किन किन सर्कमस्टांसेस में किसी दूसरे इंसान की इनकम को भी हमारे हाथ में टैक्स करा दिया जाता है। होता क्या है प्रॉपरली समझे, पहले हमारा लॉजिक क्या है इस चैप्टर का। कॉमन वे में लोग बाग क्या करते हैं कि अपनी इनकम को डिवाइड करना पसंद करते हैं सो दैट टैक्स कम से कम रहे, टैक्स की चोरी कर सकें या हम कहें टैक्स प्लानिंग कर सकें। ठीक है, अब टैक्स प्लानिंग करते करते कई बार वो एक ट्रैक से भटक जाते हैं और जैसे भटक जाते हैं तभी इनकम टैक्स पकड़ लेता है और वो कहता है भाई साहब सॉरी, ये तो आप लोगों ने गलती कर दी और ये आप लोगों ने टैक्स अवॉइडेंस कर दिया, और वो उस केस में वापस आपके हाथ में टैक्स करा दिया जाता है। अब टैक्स क्लब मतलब हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इनकम किसी के हाथ में कराने से क्या बेनिफिट होगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं, मान के चलिए मेरी इनकम है 20 लाख रुपए, मेरी 20 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स बनता है, केवल टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 करीब करीब 4,12,500। ठीक है, 4,12,500। अब मैं अगर इस इनकम को किसी तरीके से, किसी ने मेरे को नेक सलाह दी, उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो, अपनी इनकम को ना 2 जनों में डिवाइड कर दो, अपनी वाइफ के हाथ में टैक्स करा दो कुछ इनकम को। तो मैंने कहा यार ठीक है, ऐसी अच्छी बात है। तो हमने 10 लाख रुपए अपनी इनकम रख ली और 10 लाख अपनी वाइफ के हाथ में कर दी। जैसे ही मैंने अगर अपनी वाइफ के हाथ में 10-10 लाख रुपए करा, अपने हाथ में 10 और वाइफ के हाथ में, तो टैक्स कितना बना? मेरे हाथ में 1,12,500 और वाइफ के केस में भी 1,12,500। कितना टैक्स गायब हो गया? 1,87,500। आप समझ सकते हैं, केवल 2 जनों के हिस्से में डिवाइड करिए और मेरा टैक्स कितना कम आ गया, कितनी अच्छी खासी टैक्स की बचत कर ली। तो हम लोग कहते हैं अच्छा, फिर अगर आप लोग इतने समझदार हैं तो सरकार क्या फुद्दू है? तो सरकार भी इतनी मूर्ख नहीं है, इसीलिए सरकार ने पहले से ही एक क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन रख रखे हैं। आप लोग अब कॉमन वे में अपने घरों में भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि हम लोग कॉमन वे में क्या करते हैं कि एफडी करवाते हैं। एफडी किसके नाम पे कराई जाती है? अधिकतर घरों में देखोगे बच्चों के नाम पे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच क्या होती है, बच्चों की इनकम बच्चों के हाथ में टैक्सेबल होगी, और बच्चे की हाथ में टैक्सेबल कहां से होगी जब बच्चे की इनकम बहुत ज्यादा होगी। मेरी एफडी पे मान चलो केवल 1 लाख रुपए का ब्याज आएगा, तो 1 लाख रुपए पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं बच्चे पे, ना बच्चे को टैक्स देना पड़ेगा और मेरी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो गई। ये बहुत कॉमन लोग बाग करते हैं। या फिर ये तो बहुत ही कॉमन होता है कि हम अपनी पैसों से मकान खरीद रहे होते हैं, और किसके नाम पे खरीद रहे होते हैं? अधिकतर लोग अपनी वाइफ के नाम पे खरीद रहे होते हैं। वाइफ के नाम पे क्यों? क्योंकि वाइफ तो कोई अर्निंग है नहीं, वाइफ तो हाउस वाइफ है, ऑटोमेटिकली उसके हाथ में कहीं कोई इनकम होगी नहीं, तो जो भी रेंट आएगा उस मकान से ऑटोमेटिकली उसकी वो वाइफ के हाथ में रह जाएगा। इसका मतलब मेरा टैक्स बच गया, तो मैं अपनी टैक्स की बचत कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवा दिया, या म्यूचुअल फंड ले लिया, या शेयर से ले लिया, या बाकी भी बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हम लोग कॉमन वे में अपने स्पाउस या चिल्ड्रंस के केस में कर देते हैं। लेकिन अगर ये देखें तो ये है क्या? ये कुछ नहीं है यार। अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी टैक्स को, अपनी इनकम को 2 जनों में डिवाइड करके और टैक्स की मैंने 1,87,000 बचा लिए, तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है? टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस है मतलब नथिंग बट टैक्स को अवॉइड किया जा रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है, गलत है ये। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक हमारा बना, सरकार ने इसीलिए ये इनकम टैक्स में प्रोविजन रखे क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में। ठीक है, तो अब इन क्लबिंग ऑफ इनकम के मतलब वो प्रोविजन क्या कहते हैं? तो प्रोविजन ये कहते हैं कि अगर आपने इस तरीके से अपनी कोई इनकम अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करी, किसी भी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर करी, तो वो इनकम वापस आपके हाथ में ही टैक्स करा दी जाएगी। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने कहा कि एक हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, गिफ्ट से बीवी ने हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, तो इस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के हाथ में ही वापस टैक्स होगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि जी नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखता, नॉर्मल लाइफ में क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी इतना सीरियस है नहीं, लेकिन जहां इनकम टैक्स की जानकारी में आ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तुरंत वो क्लबिंग के प्रोविजन को ठोक देते हैं आप लोगों के ऊपर। चलिए जी, अगर ये है तो अब हम इसी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक मेरे सबसे क्लियर हो गया होगा कि क्लबिंग ऑफ इनकम होती क्या है। चलिए, तो अब हम कहते हैं सबसे पहले सेक्शन 60। मोटे तौर पे सिंपल, आपने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी, आपने अपनी इनकम ट्रांसफर करी, कैसे? विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ
असेट। मैंने कहा मैंने अपना असेट तो ट्रांसफर नहीं किया, और मैंने बस ये कह दिया कि जो इनकम आएगी वो मैंने मेरी किसी बीवी के पास चली जाए या कि बच्चों के पास चली जाए या किसी के भी नाम पे चली जाए, इन दैट केस ये वापस मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी। जैसे बेसिक अगर समझें, मेरे नाम पे एक मकान है, तो मैं क्या कहता हूँ भाई, किराएदार को बोला मैंने, यार एक काम कर, जो किराया आता है ना, जो तुम को किराया देना, वो किराया मुझे ना देना, मुझे मत दो, और ये किराया मेरी बीवी को दे दो। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी तो हाउस वाइफ है। इन दैट केस ऑटोमेटिकली अब नॉर्मल आदमी कहेगा कि अच्छा जी, बीवी जब हाउस वाइफ है तो ऑटोमेटिकली वो तो बीवी की इनकम है ना, क्योंकि मकान भी मतलब बीवी के हाथ में रिसीव हो रही है। हम कहते हैं नहीं, इनकम ट्रांसफर हुई है लेकिन आपने ओनरशिप ऑफ असेट ट्रांसफर नहीं किया है, ऑनरशिप ऑफ असेट ट्रांसफर नहीं किया है। और जब अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया और केवल इनकम ट्रांसफर करी तो वो वापस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे इसे बेसिक समझ लीजिए, बहुत कॉमन आप लोग देखते होंगे कि जी मेरे मतलब मान के चल लीजिए किसी के फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, और रेंट किसके नाम पे आ रहा है? रेंट आ रहा है बच्चों के अकाउंट में, तो लॉजिकली वो जो रेंट है वो वापस फादर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। चलिए जी, अगर ये हम लोगों ने कहा तो हम लोगों ने ये भी समझ लीजिए कि ये ट्रांसफर ऑफ इनकम जो है वो मे बी रिवोकेबल और इरेवोकेबल। अब ये रिवोकेबल और रिवोकेबल क्या होती है? सेक्शन 61, 62, 63 जब आएंगे तो वहां पे इन चीजों की कंसेप्ट आएगी। 60 में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। 60 में तो आप बेसिक समझ गए, 60 में कुछ भी नहीं था, मैंने अपना मकान अपने पास रखा है, उसकी इनकम, उसका किराया मैंने अब एफडी अपने पास रखी, लेकिन एफडी का ब्याज किसी और के नाम पे, ठीक है। तो इस तरीके से असेट मेरे पास है लेकिन इनकम किसी और को ट्रांसफर करी थी, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा और ये वापस मेरे ही हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आते हैं 61 में। मोटे तौर पे जब हमें ये पता चल गया सर कि भाई सरकार ने ये प्रोविजन किया, तो लोग दूसरी समझदारी क्या कहेंगे, अच्छा इसका मतलब मेरे को अपने असेट ट्रांसफर कर दूं तो। अब लेकिन असेट ट्रांसफर कर दूं, हम तो मना ही नहीं कर रहे, असेट ट्रांसफर कर दीजिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे केस में बड़ा रिस्क हो जाएगा कि भाई मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दी, मैं तो ठन ठन गोपाल हो गया। तो ऐसे केस में लोग क्या करेंगे, अब कहेंगे कि जी मैं ट्रांसफर करूंगा असेट को, लेकिन कैसे? रिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब मैंने अपना असेट ट्रांसफर किया, ठीक है, और मैं कभी भी अपना असेट वापस ले लूंगा। मैंने एक एग्रीमेंट किया, मैंने कहा कि यार ये मकान मैंने अपनी बीवी को दिया, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, जब भी मेरे मन में आएगी ये मकान वापस मेरा, जब भी मेरे मन में आएगी वापस, इट मींस ये आपने ईमानदारी से ट्रांसफर किया ही नहीं है, तो ये क्या होगा? रिवोकेबल ट्रांसफर। अगर आपने कोई भी असेट ट्रांसफर किया लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से थे कि आप इस मकान को वापस अपने पास ही ले सकते थे, तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर है। और इस केस में भी जो इनकम इस तरीके से ट्रांसफर हुई वो वापस आपके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए जी, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने कहा कि मान के चलिए मिस्टर ए है, उनके पास एक एफडी है, एफडी उन्होंने कहा कि अच्छा ले बीबी तू ले ले, ठीक है, बीबी को एफडी दे दी, लेकिन एफडी मैं कभी भी वापस ले सकता हूं, ऑटोमेटिकली रिवोकेबल ट्रस्ट है, कोई लॉजिक नहीं है। चलिए हम लोग कहते हैं कि रिवोकेबल कब माना जाता है। हमने कहा रिवोकेबल ट्रस्ट मतलब ट्रांसफर है, तो रिवोकेबल ट्रांसफर कब माना जाएगा? तो हमने कहा ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेबल। अब समझिएगा बेसिक कंडीशंस, रिवोकेबल की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं। जहां पर हमने जो ट्रांसफर के का कोई एग्रीमेंट किया है, कोई भी डीड बनाई है, उसमें कोई प्रोविजन इस तरीके का छोड़ दिया है कि हमारे पास ये मकान रीट्रांसफर हो सकता है, ये मकान वापस ट्रांसफर हो सकता है, कोई ऐसे प्रोविजन हमने छोड़ दिए हैं, हमने उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए हैं कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो ये वापस मकान मेरे नाम पर ही आ जाएगा। नॉट ओनली मकान या फिर कोई पार्ट ऑफ इनकम भी। मान के चल लीजिए मैंने कहा कि एक मकान मैंने अपनी माताजी के नाम पे ट्रांसफर किया, लेकिन मैंने उसमें एक टर्म्स लगा दी कि भाई ये जो मकान से जो भी मतलब इनकम होगी, अगर वो इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो वो बैलेंस इनकम जो होगी वो वापस मेरे हाथ में आएगी। पार्ट ऑफ इनकम क्या ट्रांसफर करवाया मैंने अपने पास? पार्ट ऑफ इनकम। इन दैट केस ये भी हमारे हिसाब से रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। हमने कहा मैंने अपना असेट ट्रांसफर किया है, लेकिन उसमें कुछ प्रोविजन ऐसे रख लिए हैं उस एग्रीमेंट में कि ये असेट की इनकम या ये असेट वापस मेरे पास कभी भी आ सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, फिर ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, ये जेन्युइन ट्रांसफर नहीं है। चलिए सेकंड केस, हम लोगों ने कहा अगर मैंने कोई एग्रीमेंट किया है, फिर से हम लोगों ने ट्रांसफर किया, लेकिन उसमें मैंने कुछ इस तरीके से कहा कि भाई साहब मेरे पास राइट टू रीएज्यूम है,
ठीक है, राइट टू रीएज्यूम पावर है कि मेरे पास ये चीज आ सकती है। मान के चलिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में मैंने अपनी ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। प्रॉपर्टी में जब ट्रांसफर कर दी तो मैंने उसमें बोला कि भाई ये इससे ट्रस्ट में ये जो प्रॉपर्टी है इससे सारी इनकम मेरी माताजी को होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन, मान के चलिए मैंने उसमें ये कह दिया कि जी कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो जाएगी कि मान के चलिए मैंने कहा कि भाई अगर ये इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी या इसमें जो फंड होगा उस कॉर्पस फंड की वैल्यू धीरे धीरे जो एक्यूमुलेट होगी वो 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी, 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी, तो वापस मैं ही ट्रस्टी बन जाऊंगा। नॉट ओनली डोनर, मैं हूं अभी डोनर, डोनर से मैं ही ट्रस्टी बन जाऊंगा और मैं उसके केस में इनडायरेक्टली फिर से मेरे पास पावर टू रिएज्यूम आ चुकी है, राइट टू रिएज्यूम पावर आ गई, पावर मेरे पास आ गई। तो इस केस में भी ये ट्रांसफर रिवोकेबल ही माना जाएगा, इरिवोकेबल नहीं है। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी, कुछ लोगों को डाउट है, चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। इरिवोकेबल ट्रांसफर समझते हैं, शायद तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने कहा इरिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, तो 62 कहता है आपने कोई एक प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, किसको करी है, टू ए ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट में अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ठीक है, जो ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल, जो ट्रस्ट दोबारा से तोड़ा नहीं जा सकता, कब तक, ड्यूरिंग द बेनिफिशियरी लाइफ टाइम, बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम तक अगर वो तोड़ा नहीं जा सकता है तो वो इरिवोकेबल ट्रांसफर है। मैं मान के चलिए मैंने कहा कि भाई मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एक ट्रस्ट में, ठीक है, एक मैंने फैमिली ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में मैंने कहा कि भाई ये मैं अपनी प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं, इस ट्रस्ट में ऑटोमेटिकली इस मकान को किराए पे देने से कुछ जो भी कमाई होगी, ठीक है, वो कमाई यूज की जाए मेरी माताजी के नाम पर, ठीक है, मेरी माताजी के नाम पर, और ये ट्रस्ट जब तक मेरी माताजी जिंदा हैं तब तक ये प्रॉपर्टी इसी ट्रस्ट में रहेगी, कुछ भी मेरे पास कोई पावर नहीं आएगी। इन दैट केस ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है, ठीक है, आई होप सो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा, मैंने ये प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर करी, ठीक है, मैंने जिसको भी ट्रांसफर करी और मैंने उसी में लिख दिया कि भाई साहब ये नॉट रिवोकेबल है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। मैंने जैसे पहले केस में कहा था ट्रस्ट में माताजी के नाम के लिए बेनिफिट के लिए मैंने ट्रस्ट बनाया था, इस केस में मैंने दूसरे केस में मैंने कहा ये प्रॉपर्टी सीधे सीधे ट्रांसफर कर रहा हूं माताजी को। अब की बार सेकंड केस में माताजी को सीधी प्रॉपर्टी ही दे रहा हूं कि भाई माताजी ये प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी, जब आप नहीं रहेंगे तब ये प्रॉपर्टी वापस मेरी, ठीक है। इस केस में फिर वापस मेरा कहीं ना कहीं ट्रांसफर जेन्युइन है, क्योंकि मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि उनकी लाइफ टाइम तक उन्हीं के पास रहेगा, तो मेरे पास कोई पावर आएगी ही नहीं, ठीक है। इन दैट केस ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है, प्रोवाइडेड बस एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन, फिर से वही वाली बात कि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मैं इससे ना उठाऊं, इस ट्रस्ट की इनकम से या इस प्रॉपर्टी की इनकम से कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्ट बेनिफिट ना उठाऊं, दैट इज इरिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये ट्रस्ट इरिवोकेबल है 62 के हिसाब से, जब ये इरिवोकेबल ट्रस्ट है और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब बेनिफिशियरी का लाइफ टाइम के लिए ही था और बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, इन दैट केस ये ट्रस्ट, ये सीधी बात है कि ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाएगी तो तब क्या होगा, देन श्योर फिर तो प्रॉपर्टी वापस मेरी है, इनकम भी मेरी है, तो वापस मैं अपने हाथ में टैक्स करूंगा। अदरवाइज जब तक वो जिंदा है तब और जब तक ये इरिवोकेबल ट्रांसफर था तब तक वो इनकम मेरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए 62, 63, 61 ये क्लियर हो गए, तो अब आते हैं 64 से, जो कि बेसिक ड्यूरिंग द नॉर्मल लाइफ हम हमेशा इनकम टैक्स में बहुत कॉमन वे में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि होप्सो की 61, 62, 63 तो बहुत कम ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन 64 बहुत कॉमन ऑब्जर्व करते हैं। 64 का सबसेक्शन 1 और क्लॉज 2 वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है और वो किसी कंसर्न में, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। एक इंडिविजुअल है जो कि किसी भी कंसर्न में, जो किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, ठीक है। अब पहले चलिए यहीं पे करिए कि जी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही समझाओ, यहीं पे अटक गया तो, ठीक है। चलो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, मान के चलिए एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी है,
और उसके 20% और मोर 20% और मोर 20% या उससे ज्यादा के शेयर मेरे पास हैं। मेरे पास नहीं, नॉट ओनली मेरे पास, हो सकता है मैं, मेरे रिलेटिव, सब लोग मिलकर क्लबिंग में हम लोगों के पास 20% से ज्यादा शेयर हैं, तो उस एंटरप्राइजेस को कह देता हूं कि वो कंसर्न जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि लॉजिकल है, मेरा उस 20% उसमें स्टेक है, तो मेरा कहीं ना कहीं उसमें काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है ये। या फिर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी नहीं है, इट मींस प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये कंसर्न हो सकती है। तो ऐसी कंसर्न जो अदर देन कंपनी है उनमें 20% से ज्यादा के प्रॉफिट के लिए मैं एंटाइटल हूं। ठीक है, मान के चलिए मैं पार्टनरशिप में हूं तो मैं मान के चलिए 20% का एंटाइटल, मैं मान के चलिए 20% नहीं हूं, मैं 15% का हूं, मेरा 15% मेरे फादर भी हैं, तो 15 प्लस 15 30, तो मेरे रिलेटिव के साथ मेरा 20% से ज्यादा प्रॉफिट शेयर एंटाइटल है। तो ये ऐसी जो भी कंसर्न होती है उस कंसर्न को कहा जाता है कि उस कंसर्न में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्लियर हो गया होगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। तो वापस आते हैं, तो एक इंडिविजुअल जिसका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अब ऐसे केस में वो इंडिविजुअल टैक्स चोरी करने के लिए क्या करेगा, कॉमन तरीका ढूंढिए। तो कॉमन तरीके से मैं वो क्या कहेगा कि यार एक काम करते हैं, मेरी वाइफ की तो कोई इनकम है नहीं, तो एक काम करो अपनी वाइफ को यहाँ पे ना सैलरी पे दिखा देते हैं। ठीक है, वाइफ को ऐसी कंसर्न में मैं सैलरी पर दिखा दूंगा, सैलरी पर जैसे ही दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली अब ये जो सैलरी है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि यार भाई वो तो बीवी के नौकरी है, बीवी को तनख्वाह मिलती है तो बीवी के हाथ में टैक्सेबल होगी। सॉरी सर, लॉजिकल समझ रहे हैं ना ये, तो ऑटोमेटिकली सरकार भी यही कहती है, देख रहा है ना विनोद क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, तो डिट्टो सेम यहां पर सरकार कहती है कि भाई इतने हम फुद्दू नहीं है, इतने हम मूर्ख नहीं है, और ऑटोमेटिकली ये जो इनकम होगी स्पाउस की इन रेस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन वो वापस उसी इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब रेम्युनरेशन, आपने कहा रेम्युनरेशन सैलरी टैक्सेबल होगी ना, तो लोगों को और भी समझदार है, वो कहते हैं सैलरी, तो एक काम करेंगे जी सैलरी नहीं है हमारे यहाँ तो हम तो फीस देते हैं जी, हम तो कमीशन देते हैं जी। ठीक है, तो उसके नाम अलग अलग कर देते हैं लोग। तो सरकार कहते हैं भाई सारे नाम एक ही हैं, हमारे हिसाब से सबको हम समझ रहे हैं आपने स्पाउस को क्या दिया है। ठीक है, तो वो इनकम वापस इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। टेक फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है 50% पार्टनरशिप में। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐसे केस में अगर उनकी मिसेस को कोई भी सैलरी जाएगी तो वो वापस किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मिस्टर ए के हाथ में। हमने कहा बहुत अच्छी बात, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई, मैंने कहा जी मेरे पास 15% होल्डिंग, मेरी बीवी के पास भी 15% होल्डिंग, अब कौन टैक्स की चोरी कर रहा है, मैं या मेरी बीवी? डैम श्योर है ना भाई, मेरे पास भी किसी कंपनी में 15% शेयर, मेरी बीवी के पास भी 15% शेयर, टोटल कितने शेयर हो गए, 30% शेयर। 30% शेयर हो गए, रिलेटिव की डेफिनेशन में मैं और मेरी बीवी आते ही आते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब कौन किसकी टैक्स की चोरी कर रहा है और कौन किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए वो रेमिशन। तो हम कहते हैं इस केस में एक सिंपल सा तरीका क्या करें, हम लोग कहेंगे कि जी अब आप क्या कीजिए, इसे मोटे मोटे तौर पे आप लोग करें ये कि इस कंसर्न से जो रेम्युनरेशन आ रहा है इसको इग्नोर कर दो, इस कंसर्न से जो रेम्युनरेशन आ रहा है, जो सैलरी आ रही है मुझे और मेरी बीवी को, इसको इग्नोर कर दो, दोनों को इग्नोर कर दिया। अब पूछिए कि भाई बाकी लोगों की इनकम कितनी है, हस्बैंड की और वाइफ की, हस्बैंड और वाइफ की इनकम कितनी है। मान के चलिए मैंने कहा हस्बैंड की इनकम है आफ्टर एक्सक्लूडिंग दिस इनकम 10 लाख रुपीज और वाइफ की इनकम है फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि हस्बैंड की है 10 लाख और वाइफ की है 5 लाख रुपीज और इस कंसर्न से दोनों को 1-1 लाख रेम्युनरेशन और भी आ रहा है, 1-1 लाख रुपए और भी रेम्युनरेशन आ रहा है। चलिए मैं इसे इस तरीके से समझा देते हैं। मैंने कहा हस्बैंड है हमारा, ठीक है, और एक तरफ वाइफ है। हस्बैंड की इनकम है 10 लाख रुपए, हस्बैंड की इनकम है 10 लाख रुपए और वाइफ की इनकम है 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो उस केस में अब क्या होगा, हम लोग कहते हैं कि भाई 10 और उसके इसमें क्या होगा, हमने कहा कि भाई 10 लाख रुपए एक की, 5 लाख रुपए एक की पार्टनरशिप जिसमें हम लोगों का मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी हमारी, उससे हमारा जो रेम्युनरेशन था इसको भी आ रहा था 1 लाख रुपए और इसको भी आ रहा था 1 लाख रुपए। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई साहब एक काम ये करो, आपको करना क्या है, इस केस में ये जो इनकम है इसको एक्सक्लूड कर दो अभी,
तो मेरी ज्यादा इनकम किसकी है, 10 लाख रुपए, तो ऑटोमेटिकली इस स्पाउस की इनकम को भी इसी के हाथ में ऐड कर दीजिए। इट मींस मेरी अपनी भी ऐड हो जाएगी 1 लाख रुपए, मेरे स्पाउस की भी हो जाएगी 1 लाख रुपए, टोटल इनकम हो जाएगी 12 लाख रुपए। क्लियर है? आई होप सो कि मतलब बेसिक कि मैं अपनी जो वो इनकम है, क्या इनकम है, जो मैं कहूंगा कि जो मेरी सब जिस कंसर्न में मेरी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका रेम्युनरेशन को इग्नोर कर दीजिए, बाकी की सैलरी देख लीजिए। बाकी की सैलरी जिसके हाथ में ज्यादा, मतलब बाकी की जो इनकम है जिसके हाथ में ज्यादा है, ऑटोमेटिकली उसके हाथ में दूसरे पार्टनर की भी सैलरी, दूसरे स्पाउस की भी सैलरी टैक्सेबल करा दीजिए। अब इसका भी नेगेटिव पॉइंट है, अगर ऐसा होने लगे तो ऐसा भी तो हो सकता है जेन्युइन रेम्युनरेशन ले रहे हो मेरी पार्टनर, मेरा जो स्पाउस है वो जेन्युइन रेम्युनरेशन ले रहा हो। वो किस तरीके से, मान के चल लीजिए जो मेरा स्पाउस है, जो मैं कहता हूं, मान के चलिए मेरे रियल लाइफ में आ जाते हैं, रियल लाइफ में आते हैं, हम सीए, मेरी वाइफ सीए, ठीक है। अब मुझे, मैं एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस करते हैं हम, सीए कंसल्टेंसी फर्म, ऑटोमेटिकली मुझे भी कुछ रेम्युनरेशन आ रहा है और मेरी वाइफ को भी कुछ रेम्युनरेशन आ रहा है, लेकिन उस केस में क्या वो रेम्युनरेशन मेरी टैक्स की चोरी है? नहीं भाई, वो भी तो सीए है, वो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से वो सैलरी ले रही है, ना कि मेरी टैक्स प्लानिंग की वजह से। तो इस केस में अगर रेम्युनरेशन इज सोलली एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, अगर स्पाउस की है उसके बेसिस पे उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो वो मेरे हाथ में ऐड नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी कि हम ये कहें कि इसमें कहीं किसी को दिक्कत होने वाली है। चलिए अब हम लोग कहते हैं कि फिर रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में हम लोगों ने कहा रिलेटिव्स आर नथिंग बट हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट मेरे पिताजी, और लीनियर डिसेंडेंट मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटी जो भी है, ठीक है। तो ऊपर में मेरे मम्मी पापा, नीचे में मेरे बेटे बेटी, साइड बाय साइड हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर। ये हमारे 6 लोग जो हैं ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आए। तो इन 6 लोगों की क्लबिंग में अगर 20% या ज्यादा होल्डिंग थी तो हम वो कह रहे थे कि ये हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाता था। चलिए हम आते हैं अब अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक 6414, जहां की हमारा जेन्युइन, ये बहुत कॉमन आप लोग देखेंगे और इसी की क्रूशली हम 64 यहाँ से हमारे बेसिक इनकम टैक्स में भी जो आपके पेपरों में भी जो आएंगे वो यहाँ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने शुरू हो जाते हैं। पहला 6414 हम लोगों ने कहा एक इंडिविजुअल, ऑलवेज रिमेंबर, एक इंडिविजुअल ने अपना एक असेट, मैंने अपना एक असेट ट्रांसफर किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको? अपने स्पाउस को, ठीक है। ट्रांसफर किया है मैंने एक असेट, ऑलवेज रिमेंबर, अभी फिलहाल के लिए हाउस प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। इट मींस मैंने कहा मैंने मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, तो मैंने वो 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू माई स्पाउस। मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किए। कैसे ट्रांसफर किए? अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। एडिक्वेट कंसिडरेशन का अभाव था, एडिक्वेट कंसिडरेशन वहां पर नहीं था। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं था तो तभी ये वाले प्रोविजन ऐड होंगे, ठीक है। इट मींस अगर मान के चलिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, मैंने अपनी बीवी को कहा भाई मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, पैसे चाहिए? उसने कहा हाँ जी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, तेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, 2 लाख रुपए की ज्वेलरी मेरे को भेज दे, ठीक है। इन दैट केस ये एडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया है, ठीक है। सेकंड केस मान के चलिए मैंने कहा कि भाई 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, तेरे को पैसे चाहिए? उसने कहा हाँ दे दो मेरे को। मैंने कहा भाई ठीक है मेरे को ज्वेलरी दे। उसने कहा ऐसा थोड़ी है, पूरे नहीं दूंगी, 1 लाख रुपए की ज्वेलरी ले लो। कितने की लो? 1 लाख रुपए की। इन दैट केस ये है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। यहां पर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, मैंने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया और 2 लाख रुपए उसको दे दिए, तो हम लोग कहते हैं ये अप टू 1 लाख रुपीज ये इनएडिक्वेट हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड, मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर तो किया, लेकिन किस लिए ट्रांसफर किया? इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मैंने कहा भाई मैं तेरे से बहुत दुखी हूं, मैं तंग आ चुका हूं तेरी डेली की झेझे से, तो भाई तू अलग रहे और पकड़ ये पैसे, ठीक है। तो अब ये मेरा एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हुआ है, हम एक दूसरे से अलग हो गए, तलाक ले लिया, डाइवोर्स हो गया हमारा। उस केस में जो मैं पैसे देता हूं क्या ये मेरी टैक्स प्लानिंग हो सकती है? सॉरी सर,
टैक्स बचाने के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी उस वाइफ को नहीं दे रहा होता जो उससे डाइवोर्स लेके जा रही है, ठीक है। तो डैम श्योर है कि यहां पर भी मेरी कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होगी। चलिए, तो हम लोगों ने कहा कि अगर अब इट मींस मोटे मोटे तौर पे सीधी सी समझ लें कि मैं अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा हूं कोई भी प्रॉपर्टी फॉर अदरवाइज एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, इट मींस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। इन दैट केस उस असेट से होने वाली कोई भी इनकम वापस मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी, वापस मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी। हमने कहा कि आपने कहा कि भाई 64(1)(4) में कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो लुबाक सर ये तो सबको पता है सबसे ज्यादा इनकम अगर किसी तरीके से होती है तो हाउस प्रॉपर्टी में ही होती है, रेंटल बहुत आता है और वहीं पे वो होता है। तो हमने कहा कि उस केस में क्या होगा, तो हमने कहा उस केस में हम यहां क्लबिंग के प्रोविजन से हट जाएंगे और हम कहां चले जाएंगे, सेक्शन 27 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे एक सेक्शन 27 आता है। सेक्शन 27 क्या कहता है, सेक्शन 27 कहता है डीम्ड ओनरशिप के बारे में। किसके बारे में, डीम्ड ओनरशिप। वो कहता है कि कुछ केसेस में प्रॉपर्टी का मालिक आपको फ्रंट में कोई और दिख रहा होगा लेकिन हमारे हिसाब से उसका मालिक कोई और है, मालिक कागजों में कोई और है, एक्चुअल में कुछ और होगा, ठीक है। ये हमारे डीम्ड ओनरशिप होता है। तो इसी तरीके से वहां पर वो ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने अपना मकान, अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, किसको, अपने स्पाउस को। एक बीवी ने अपना मकान ट्रांसफर कर दिया हस्बैंड को, या हस्बैंड ने ट्रांसफर कर दिया अपना हाउस प्रॉपर्टी वाइफ को, तो इस केस में कागजों में तो आपको दिख रहा होगा कोई और ऑनर, इनकम टैक्स कहेगा हमारे हिसाब से है कोई और ही ऑनर, ठीक है। बेसिक है, इसमें कहीं कोई मेरे हिसाब से कहीं कोई गलत नहीं है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि उस हाउस प्रॉपर्टी में वो डीम्ड ऑनर हो गया और फिर हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस उस पर लग जाएंगे। फिर क्या फर्क हुआ, बात तो सेम ही हो गई, क्योंकि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी में भी जाऊंगा तो हाउस प्रॉपर्टी में भी तो यही बात आएगी कि भाई हाउस प्रॉपर्टी से जो कमाई होगी, जो रेंट आएगा, उस रेंट पर किसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसने ट्रांसफर किया है, ठीक है, यही होगा। चलिए जी, हम इसी को वापस समझते हैं किस तरीके से, वापस इस पर आते हैं। हुआ क्या, मैंने कहा हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड के पास 3 प्रॉपर्टी हैं। कहां पर, एक है शहादरा में, एक है यमुना विहार में, ठीक है, एक है हमारी से भजनपुरा में, ठीक है। आई होप तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये 3 प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास है। इनकम टैक्स के प्रोविजंस में जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो क्या कहता है, इनकम टैक्स में जब हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि जी आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड की। उन्होंने कहा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आपकी एक प्रॉपर्टी पे आप रहोगे, बाकी की प्रॉपर्टी आप किराए पे दोगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को किराया नहीं समझ में आता, हम किराए पे नहीं रहना चाहते, हम किसी को किराए पे देते ही नहीं थी अपनी प्रॉपर्टी। हम कहते हैं ठीक है जी। तो आज की डेट में एज ऑन टुडे असेसमेंट ईयर 23-24 में भी एज वेल एज 22-23 में भी था, तो वो ये कहता है कि भाई ठीक है, आप किन्हीं भी 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई भी 2 प्रॉपर्टीज आप ये कह दीजिए कि इन पर आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, इट मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या है ये, सेल्फ ऑक्यूपाइड, कि ये प्रॉपर्टी आपने अपने रहने के लिए यूज करी। कौन सी, केवल 2 प्रॉपर्टी, कोई सी भी 2 प्रॉपर्टी। इट मींस 3, अगर आपके पास 3 या 2 मतलब 2 से कोई भी ज्यादा है तो बाकी की प्रॉपर्टी या तो आप एक्चुअल किराए पे दीजिए, या फिर अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो इनकम टैक्स में हम ये मानेंगे कि वो किराए पर दी जा सकती थी और किराए से कुछ इनकम कमाई जा सकती थी, और जो कमाई जा सकती थी वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल वही मैंने कहा, शादरा वाली प्रॉपर्टी थी, ये मैं प्रॉपर्टी किराए पे देता 5 लाख रुपए, पूरे साल में किराया आता, ठीक है। यमुना विहार वाली प्रॉपर्टी पे मान के चलीजिए मैंने कहा जी किराया आता 4 लाख रुपए, और मैंने कहा भजन वाली प्रॉपर्टी पे आता किराया 3 लाख रुपए, ठीक। तो ये तो मुझे पता था कि भाई मैं 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दूंगा, मैं कहूंगा 5 और 4 को। इट मींस जो 3 लाख रुपए वाली हाउस प्रॉपर्टी है इस पर मुझे टैक्स देना पड़ता। तो अब मैं टैक्स की चोरी कैसे कर सकता हूं, ये टैक्स कैसे बचाता? तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर कर दी टुवर्ड्स माय स्पाउस, ठीक है। अब
इस केस में समझिएगा 64 में और 27 में फर्क। अगर तो ये सेक्शन होता 64 तो 64 में वाइफ से पूछा जाता, वाइफ आपने कुछ कमाया क्या? वाइफ कहती नहीं, ये तो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी किसी को किराए पर नहीं दी है। किराए पर नहीं दिए तो नो रेंट, ठीक है, नो रेंट मींस नो कमाई, नो कमाई मींस नो क्लबिंग, यही होता है 64 में। अब आ गए सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 कहेगा सॉरी सर, इसका ऑनर कौन? हस्बैंड। हस्बैंड के केस में दो प्रॉपर्टी माफ, 5 लाख और 4 लाख, तो ये 3 लाख, सॉरी सर कोई माफ नहीं, तो ये 3 लाख रुपए जो होगा ये आपकी एनएवी हो जाएगी और इस पर 30% की जो वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो देते हुए ये टैक्सेबल हो जाती है। समझ में आ गया 64 का डिफरेंस और सेक्शन 27 का डिफरेंस। 64 में वापस समझ लीजिए, 64 में हम कहते हैं वाइफ से कि भाई आपकी कोई कमाई? वाइफ कहती नहीं जी, ये मैंने प्रॉपर्टी किराए पर दी ही नहीं। जब किराए पर नहीं दी तो कोई रेंट नहीं, कोई रेंट नहीं मींस कोई कमाई नहीं। जब कोई कमाई नहीं तो किस बात की क्लबिंग? ठीक, सेक्शन 64 में होता तो कोई क्लबिंग नहीं होती हाउस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। लेकिन सेक्शन 27 के केस में, आपके केस में ये 3 लाख रुपए 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता तो 90,000 रुपए हो जाता, ठीक है। इट मींस 2,10,000 रुपए आपके हाथ में 2,10,000 रुपए टैक्सेबल होते, ठीक है। तो ये सेक्शन 27 का फर्क आ गया। ये हुआ हमारा क्लबिंग प्रोविजंस का बेसिक समझ में आ गया कि 64 और 27 में क्या डिफरेंस है। चलिए जी, वापस आते हैं हम लोग फिर से। हम कहते हैं कि अच्छा ये सेक्शन 27 का डिफरेंस आया, तो अब एक क्वेश्चन आता है, वेदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज एडिक्वेट कंसीडरेशन। क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो होता है वो एडिक्वेट कंसीडरेशन ट्रीट किया जा सकता है? हम लोग कहते हैं सर हमने तो पढ़ा है मर्केंटाइल लॉ पढ़ा है, बिजनेस लॉ पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा नहीं हमने, और उसमें सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है वो इफेक्टिव कंसीडरेशन है, परफेक्ट कंसीडरेशन है, और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहां पर है। ये कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट। आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय? इनकम टैक्स एक्ट। तो ऑटोमेटिकली अब आप इनकम टैक्स के हिसाब से आइए, और इनकम टैक्स के हिसाब से आएंगे तो हम कहेंगे सॉरी सर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है वो इफेक्टिव कंसीडरेशन नहीं होता, वो इफेक्टिव कंसीडरेशन नहीं होता। इट मींस हमें तो पैसों की भाषा समझ में आती है, पैसों में बताओ कि पैसों में क्या हुआ। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ में बेची या 50 लाख में? अगर 50 लाख में बेची तो ये इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, 1 करोड़ में बेची तो एडिक्वेट कंसीडरेशन है। बस इनकम टैक्स में यही समझ में आता है हम लोगों को, इससे आगे नहीं समझेंगे हम कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रांसफर असेट्स इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस। हम लोगों ने क्या किया, एक मैंने पैसे दिए अपनी बीवी को, ठीक है। अब मैंने बीवी को पैसे दिए और बीवी ने क्या किया, उस पैसे को लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बीवी ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे केस में जो उस बिजनेस से जो कमाई होगी वो कितनी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो और कितनी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो। तो इस केस में सरकार बेसिक बहुत सिंपल सा प्रोविजन किया। हम लोगों ने कहा भाई साहब, जिस रेशो में आपका अपना पैसा है, जिस रेशो में स्पाउस का अपना पैसा है, उस रेशो में वो टैक्स दे दे, और जिस रेशो में उसको अपने इंडिविजुअल से पैसा मिला है, फ्री गिफ्ट मिला है, उस रेशो पर इंडिविजुअल टैक्स दे दे, इंडिविजुअल के हाथ में, उसे क्लब करा। ये बेसिक था। चलिए जैसे इसी को और थोड़ा आगे समझें। हम लोग कहते हैं, मान के चलिए अगर वो किसी फर्म में पार्टनर है, वहां पर उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया और उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे उसे इंटरेस्ट मिल गया। सिमिलर वे में इंटरेस्ट को भी बाइफरकेट कर दीजिए, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल, मान के चलिए मेरे एक फर्म है, मेरी वाइफ के उसमें 5 लाख रुपए लगे हुए, मैंने कहा यार पकड़ 2 लाख रुपए और मेरी तरफ से ले। अब उसने वो 2 लाख रुपए भी लगा दिए, टोटल कितने हो गए? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए पर ब्याज मिला, मान के चलिए 7 लाख रुपए पे 70,000 रुपए। देन डैम श्योर है 50,000 रुपए उसके अपने पैसों की वजह से, 50,000 रुपए वो टैक्स दे, और 20,000 रुपए जो उसकी एडिशनल इनकम हुई है, ये हुई है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ माई सेल्फ, उसके हस्बैंड की, तो वो इंडिविजुअल के हाथ में क्लबिंग करा दीजिए। ये हमारा वो था। अब ऐसे केस में ये जो रेशो लेना है वो रेशो के स्टेट में लेना है। रेशो लेना है हमें ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। इट मींस 1 अप्रैल को आपको लेना है। 1 अप्रैल को उन दोनों के बीच में किस किस रेशो में पैसा लगा हुआ था, किस रेशो में लगा हुआ था, ठीक है।
जिस रेशो में लगा हुआ था उसी रेशो में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। बहुत बेसिक जेन्युइन लॉजिक दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर इस तरीके से ना होता तो साल में 10 बार वो पैसा दे सकता है, 10 बार वो रेशो बिगड़ेगा, तो कौन से रेशो को हम मानते। इसलिए हम लोगों ने कहा भाई 1 अप्रैल को जो रेशो होगा वो हम मान लेंगे। चलिए, देखने में जितना आसान है इसका बेसिक समझ लीजिए कि इस एग्जाम्पल से ये कितना क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इज नथिंग बट, मान के चल लीजिए मिसेज ए है, उनका एक बिजनेस में पैसा लगा हुआ है अपना 2 लाख रुपए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में। 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को मिस्टर ए उनको 1 लाख रुपए और गिफ्ट कर देते हैं। 2 लाख रुपए उनका था, 1 लाख रुपए और दे दिया। अब इट मीन उन्होंने, और वो भी पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो अब लग गए 3 लाख रुपए। अब इस केस में जो प्रॉफिट अराइज होता है वो पहले साल, मान के चलिए 21-22 में हमने कहा कि वो प्रॉफिट अराइज हुआ 2 लाख रुपए, अगले साल में हुआ प्रॉफिट 5 लाख रुपए। तो अब बताइए कि कितनी इनकम किसके हाथ में क्लब की जाए, किसके हाथ में कितनी इनकम क्लब कर दी जाए। चलिए क्वेश्चन समझते रहिएगा, समझ में आ गया ना। अब समझ लीजिए फिर से, हम लोग कहते हैं यहां पर वाइफ, यहां पर हस्बैंड, ठीक है। 1 अप्रैल 21 को वाइफ के पैसे कितने थे, 2 लाख रुपए, और हस्बैंड के कितने पैसे थे, सॉरी सर, नील। ठीक है, 1 अप्रैल 21 में हस्बैंड के पैसे तो थे ही नहीं। अब 15 अप्रैल को हस्बैंड ने 1 लाख रुपए इनको दे दिए, जो वाइफ ने अपने ही बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, अब अल्टीमेट ये हमारा था, अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ, हमने कहा प्रॉफिट अराइज हुआ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं? तो कुछ लोग कहेंगे कि सर 2:1, सॉरी सर, नहीं, हम लोगों ने क्या बोला है, ये रेशो किस डेट में देखना था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ये रेशो क्या था, 2 लाख वर्सेस नील। ठीक है, 2 लाख वर्सेस नील, तो ऑटोमेटिकली ये 2 लाख रुपए कहां टैक्सेबल हो जाएंगे, वापिस वाइफ की ही, तो वाइफ की ही इनकम मानी जाएगी ये पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। अब क्लियर हो गया, पहला साल बहुत क्लियर हो गया कि हाँ भाई 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 में जो 2 लाख रुपए कमाए वो पूरे के पूरे टैक्स जो हुए वो वाइफ के हाथ में हुए और हस्बैंड के हाथ में कोई टैक्स नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 1422, 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल जब 22 हुई तो अब वाइफ का अपना पैसा कितना लगा हुआ है, 2 + 2 4 लाख रुपीस, और हस्बैंड का गिफ्टेड पैसा कितना लगा हुआ है, 1 लाख रुपीस। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब ईयर एंड हुआ और हमने कहा कि ईयर एंड में प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए, तो इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:1 के रेशो में। इट मींस 4 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। ठीक है, 4 लाख एंड 1 लाख। इट मींस ये जो 4 लाख है इस पर कौन टैक्स देगा, वाइफ, और इस 1 लाख रुपए पे कौन टैक्स देगा, हस्बैंड। ये 1 लाख रुपए किसकी इनकम मानी जाएगी, हस्बैंड की। इट मींस क्लबिंग प्रोविजंस लग गए, क्लबिंग प्रोविजंस वापस लग गए। क्लियर हो गया, बहुत आसान सा, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी इस सवाल में। चलिए जी, ये अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो 64:1-7 में चले जाइए, जहां हम लोगों ने कहा कि 64:1-4 में बोला था कि भाई आप लोग मोटे तौर पे कर रहे थे, अपने एसेट्स ट्रांसफर कर रहे थे अपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो लोग समझदार बहुत हैं, उन्होंने कहा यार ऐसा है, ये दिक्कत है, एक काम करते हैं, हम किसी और पर्सन को देंगे, किसी और पर्सन को देंगे और ये एसेट ट्रांसफर कर देंगे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करेंगे। किस लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ माई स्पाउस, बेनिफिट होगा मेरे स्पाउस को ही वापस। तो हम लोग कहते हैं वापस ये वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाना चाहिए। अब ये ऐसा कैसे होगा, ऐसा आपको लग रहा है प्रैक्टिकली होता होगा कि मैं किसी अजनबी को, किसी बाहर वाले, किसी भी इंसान को मैं अपने एसेट ट्रांसफर करूं और बेनिफिट स्पाउस को मिल जाए। जी, इसका एग्जांपल क्रॉस ट्रांसफर, एग्जांपल है क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर कैसे होते हैं, मेरे को पता था कि मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर करूंगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। सिमिलरली मेरे भाई को भी दिक्कत है, मेरे भाई को के पास भी कुछ प्रॉपर्टी है और उसे पता है कि यार ये प्रॉपर्टी से उसके हाथ में टैक्सेबल हो रहा है। तो अब क्या तरीका किया जाए, हमने कहा एक काम करते हैं, भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं तुम्हारी मिसेज को, मतलब अपनी भाभी को, और आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो मेरी बीवी को। ठीक है, क्या हो गया, क्रॉस ट्रांसफर। अब अल्टीमेट मैंने वाइफ को सीधा ट्रांसफर किया है, नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ को सीधा ट्रांसफर किया है, नहीं, तो
लेकिन यहां डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफर तो हो गया मेरा असेट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप हमेशा कहेंगे कि यार इनडायरेक्टली ट्रांसफर कैसे होता है, तो ये इनडायरेक्ट का तरीका है कि ट्रांसफर तो हो गया और ये अब ट्रांसफर हुआ है इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुआ तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि यार इसमें बेनिफिट तो ये तो इनकम टैक्स प्रोविजन तो आपने तोड़ दिए। तो इनकम टैक्स के आपने प्रोविजन देखे तोड़े, तो वहीं आईटीओ ने कहा कि ओहो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है अच्छा हमको क्या फुद्दू समझे हैं, हम बुड़बक हैं, हमको इतनी अकल नहीं है। हमको भी अकल है भाई, हम देख रहे हैं, हमारी आंखों में मिर्ची नहीं झोंकिएगा, ठीक है। तो मिर्च नहीं झोंके जा सकती, ऑटोमेटिकली वापस आपके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल करा दी जाएगी। चलिए जी, ये हो गया 64 स्पाउस के केस में। अब आते हैं 64(1)(6). 6 और 8 प्रोविजंस आर नथिंग बट जो आपने ऊपर पढ़े हैं यही प्रोविजंस नीचे हैं, बस इतना अंतर है कि अब मैं स्पाउस की जगह सन्स की वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूं। प्रॉपर्ली हुआ क्या है, अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों ही प्रोविजन, चाहे वो स्पाउस के हों या सन्स वाइफ के हों, ये इंसर्ट हुए थे 1973 के आसपास। तो जब उस समय कहीं ना कहीं एक एजम्पशन थी, एजम्पशन क्या प्रैक्टिकल समाज में था कि जो लेडीज थी वो अधिकतर हाउस वाइफ हुआ करती थी या बहुत कम अर्निंग हुआ करती थी। तो लोग अपनी इनकम ट्रांसफर करने के लिए कॉमन वे में क्या करते थे, अपने एसेट ट्रांसफर कर देते टुवर्ड्स लेडीज को लिए, ठीक है। तो हाउस मतलब चाहे वो अपनी मिसेज हो, अब मिसेज को दिक्कत आती थी तो ऑटोमेटिकली इसीलिए उन्होंने लोगों ने कहा कि भाई ठीक है एक काम करते हैं, मिसेज के केस में दिक्कत आती है तो हम अपने बेटे की बहू के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो बहू के नाम पे जैसे ही वो ट्रांसफर करते थे तो हमने कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, फिर तो वापस क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। तो वापस वही प्रोविजंस हैं, ट्रांसफर ऑफ एन एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सन्स वाइफ। पहले था स्पाउस, अब आ गया सन्स वाइफ, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन। इस केस में ये वापस ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने अपना असेट ट्रांसफर किया अपनी बेटे की मिसेस के नाम पर, तो उस इनकम पर वापस मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा, ना बेटे को ना बेटे की बहू को, ठीक है। चलिए, अगर सिमिलरली वो कहता है कि ट्रांसफर असेट्स इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, बिजनेस में अगर वो इन्वेस्ट कर देती तो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल को देख लीजिए जिस प्रोपोर्शन में उसकी अपना पैसा है और जिस प्रोपोर्शन में मेरा दिया हुआ पैसा है उस प्रोपोर्शन में वो वापस टैक्स करा दीजिएगा। बहुत अच्छी बात। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर 64(1)(8) ऑटोमेटिकली फिर से नथिंग बट मैंने किसी और को ट्रांसफर किया टुवर्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको हो, मेरी सन्स वाइफ को, देन ऑटोमेटिकली फिर से मेरे हाथ में क्लबिंग प्रोविजंस लग जाएंगे और मेरे हाथ में ही इनकम टैक्स हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं 64(1)(A) क्रूशियल, मतलब हमारे दो प्रोविजन जो अब हम रह गए उसमें स्पेशली आते हैं इनकम ऑफ माइनर। हम लोग कहते हैं एक इंडिविजुअल की जब इनकम कैलकुलेट की जा रही होती है तो उसमें सारी इनकम जोड़ दीजिए। कौन सी सारी इनकम? जो कमाई है उसके बच्चे ने, माइनर चाइल्ड ने, जो बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है, जिस बच्चे की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, ठीक है। जैसे ही उसकी 18 साल होगी ऑटोमेटिकली फिर उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक। 31 मार्च प्रीवियस ईयर के एंड पर आप देखिए कि 31 मार्च को उस बच्चे की एज क्या है। अगर उस बच्चे की एज 18 ईयर प्लस है तो वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ में टैक्सेबल है, लेकिन अगर 18 साल से छोटा है तो वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी किसके हाथ में? इंडिविजुअल के, उसके पेरेंट्स के हाथ में, ठीक है। चलिए, लेकिन इस केस में एक छोटा सा प्रोविजन उन्होंने किया कि अगर कोई माइनर सफर कर रहा है किसी ऐसी डिसेबिलिटी से जिसको हमने स्पेसिफाई किया है अंडर सेक्शन 80U। 80U में डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड है। टेक फॉर एग्जांपल, दोनों आंखों से अंधा, पैरों से लंगड़ा, हाथ नहीं है, ठीक है, मेंटली डिसेबल है, ठीक है। तो ऐसे माइनर्स को हम लोगों ने स्पेसिफाई किया कि भाई ये जनरली दिक्कत होती है। ऐसे केस में अगर पेरेंट्स कोई अपने असेट ट्रांसफर भी कर दें उस बच्चे के नाम पर तो कहीं ना कहीं उसका शायद ये एक बेसिक एजम्पशन मानी जाती है कि लॉजिक होता है कि उस माइनर को अगर पेरेंट्स को कुछ हो भी जाए तो उसको सेफ्टी रहे, उसको कहीं दिक्कत ना आए। तो इसलिए वो पेरेंट्स, हम वहां पर ये मानते हैं कि वो इसलिए अपने असेट ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए इन केसेस में माइनर सफरिंग विद डिसेबिलिटी ऑफ 80U, वहां तो हमने माना कि टैक्स की चोरी नहीं हो रही होगी, लेकिन बाकी केसेस में अगर माइनर की कोई भी इनकम है तो वो इनकम वापस उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। हमने कहा कि अगर ऐसा बात है तो सर ये हर एक इनकम क्लब होगी। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जहां हमारे हिसाब से टैक्स की चोरी थी वहीं क्लबिंग होगी। इट मींस कई जगह टैक्स की चोरी नहीं हो रही होगी, कहां पर नहीं हो रही होगी? टेक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा माइनर मैनुअल वर्क करता है, ठीक है। माइनर जो है वो किसी चाय वाले की दुकान पर काम कर रहा है, किसी सीए के यहाँ काम कर रहा है, आर्टिकलशिप कर रहा है किसी सीए के यहाँ,
किसी वकील साहब के यहाँ काम कर रहा है, काम सीख रहा है, ठीक है, और वहां से उसे पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, या फिर उसके पास स्किल्स हैं और उन स्किल्स और टैलेंट की वजह से वो कमा रहा है, उस टैलेंट की वजह से कमा रहा है। जैसे मोटे तौर पे अगर आज की डेट में हम टीवी शो देखते हैं कई बार, तो वहां पे तो 2-2, 5-5 साल के बच्चे आते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग है, उनके पास अपना हुनर है, ठीक है, उस हुनर की वजह से अगर वो कमा रहे हैं तो वो जेन्युइन वही कमा रहे हैं। फिर पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स की उसमें टैक्स प्लानिंग कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं तब तो इन केसेस में पेरेंट्स माइनर की इनकम पे माइनर को ही टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज वो माइनर की इनकम टैक्स हो जाती है किसके हाथ में? पेरेंट्स के हाथ में। चलिए जी, अगर ये वाली बात है तो हम लोग और आगे बढ़े। हम लोग कहते हैं कि किसके हाथ में टैक्स? हमने कहा पेरेंट्स। क्या दोनों पेरेंट्स के? नहीं भाई, किसी एक के हाथ में होगी ना, एक इनकम को 2 बार तो टैक्स नहीं लगा सकते। तो किस पेरेंट के हाथ में? तो हम लोगों ने कहा अगर वो शादी एग्जिस्ट कर रही है, शादी परसिस्ट करती है, ठीक है, अगर पेरेंट्स अब आज भी इकट्ठा रह रहे हैं तो एक काम कीजिए, इस इनकम माइनर की इनकम को अभी फिलहाल के लिए हटा दीजिए, ठीक है। पेरेंट से पूछे भाई आप लोगों की इनकम कितनी है? मान के चलिए फादर ने कहा मेरी इनकम है जी 8 लाख रुपए, मदर ने कहा मेरी इनकम है जी 10 लाख रुपए। तो इस इनकम पर, इस माइनर की जो इनकम है वो किसके हाथ में क्लब होगी? मदर के हाथ में, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा थी। जिस भी पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में माइनर की इनकम को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यह है पहला क्लॉज जहां पर शादी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन अगर शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती, पेरेंट्स अलग हो चुके हैं, तलाकशुदा है, तो जिस भी पेरेंट के साथ वो माइनर बच्चा रह रहा है, जिस पेरेंट्स ने इस साल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उस बच्चे को पाला है, उस पेरेंट के हाथ में वो इनकम क्लब करा दी जाएगी। डैम श्योर भी है ना, लॉजिकल है कि जिसके साथ रह रहा होगा वही टैक्स प्लानिंग करने की सोच रहा होगा, इसीलिए उसके हाथ में क्लब करा दीजिएगा। चलिए, अब हम कहते हैं कि अगर ये वाली बात है तो यहां पर थोड़ा सा एक और टैक्स प्लानिंग लोग अब कैसे कर सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक माइनर है, मुझे पता है माइनर के नाम पे मैंने एक एफडी करा दी है जिसकी 2 लाख रुपए इनकम आएगी। 2 लाख रुपए इनकम आएगी। अब जैसे वो 2 लाख रुपए इनकम आएगी तो मेरे को पता है कि अल्टीमेट नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में मेरी इनकम हमेशा ज्यादा रहती है। तो लोग अब क्या करेंगे, हमने प्रोविजन क्या बोला है, जब एक इनकम जोड़ी जाती है तो हर साल नहीं जोड़ती कि हर साल वो बार बार डिसाइड होगा कि किसके हाथ में क्लब। फर्स्ट ईयर में देखते हैं, हम वेरी फर्स्ट ईयर में देखते हैं कि भाई पेरेंट्स की इनकम क्या थी। मान के चलिए पेरेंट्स की इनकम है, फादर की इनकम पे थी, अब इस बार एक एग्जांपल में फादर की इनकम थी 5 लाख रुपए, मदर की इनकम थी 3 लाख रुपए, ठीक है, फादर की 5, मदर की 3। अब इस केस में इनकम क्लब होनी चाहिए फादर के केस में, ठीक है, और हमेशा फादर के ही हाथ में जुड़ती रहेगी आगे भी। अब ऐसे केस में लोग 4 लाख ही क्या करते हैं, वो कहते हैं जी पहले साल मेरी इनकम है, फादर कहेगा मेरी इनकम है 5 लाख रुपए और मेरी वाइफ की इनकम कितनी है, 3 लाख नहीं बोलेगा, वो कहेगा मेरी वाइफ की इनकम है जी 5,01,000 रुपए पहले साल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जैसे ही पेरेंट वो माइनर की इनकम को जोड़ोगे तब तो दोनों को ही टैक्स देना ही था, तो पहले साल में बीबी का टैक्स करा दिया उसने। सेकेंड ईयर में क्या होगा, बीबी की इनकम वापस 3 लाख रुपए, बच्चे की 2 लाख रुपए और जोड़ दो, कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे बीबी को टैक्स कितना पड़ा, 0। हस्बैंड की तो इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो आपने पहले साल क्लब कराया और उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग ले लोगे, ऐसा नहीं है सर। आईटीओ जो हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके वो अगर ये देखते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है जो हमने सबसे पहले साल में करा था वही क्राइटेरिया आज भी चल रहा है, और हमें लग रहा मतलब असेसिंग ऑफिसर देखता है कि नहीं यार अब तो पोजीशन उल्टी हो गई है, दूसरे पेरेंट की इनकम ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको एक नोटिस देगा। नोटिस का मतलब होता है एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको एक सुनवाई का मौका मिला। वो कहेगा सर आप आओ, ठीक है, और देखो सर पहला साल बिल्कुल ठीक है, आपकी वाइफ की इनकम 5,01,000 रुपए थी, मैंने माना, लेकिन सेकंड ईयर में उनकी तो 3 लाख रुपए रह गई और आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ के 5.5 हो गई है, ठीक है, तो सर आपकी इनकम ज्यादा है, उनकी 3 है और आपकी 5.5, तो हम क्यों हमेशा मदर के केस में जोड़े, सॉरी सर, वापिस प्रोविजन चेंज करें। तो ऑटोमेटिकली उस केस में वो आपको नोटिस देने के बाद ये मतलब क्लबिंग प्रोविजन चेंज कर देगा, मतलब जिस ऑटोमेटिकली प्रोविजन ऊपर वाले ही है कि जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। मोटे तौर पे मतलब हमारा कहना ये था, एक बार जिस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में उसी के हाथ में क्लब होती रहती थी, आगे चलती रहती थी।
लेकिन अगर कभी उल्टा हो जाए, जहां मतलब जो पहले पेरेंट कम कमाता था वो ज्यादा कमाने लगे, तो इनकम को भी वापस चेंज कर देना चाहिए। ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है, ठीक है, जहां ए ओ बी सेटिस्फाइड हो। चलिए जी, क्या जो माइनर मैरिड डॉटर है, मेरी एक बेटी है जो माइनर में ही हमने उनकी शादी कर दी, तो क्या उसके इसमें भी क्लबिंग प्रोविजंस रहेंगे एप्लीकेबल? हम कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि फिर से याद रखिएगा ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में तो पैसा ही भगवान है, हमें पैसे से आगे देखना ही नहीं है, हमें ये लीगल वीगल नहीं देखना कि यार वो तो दूसरे के घर की संपत्ति हो गई, मतलब दूसरे के घर की हो गई, पराया धन हो गई, नहीं नहीं नहीं, हमें तो देखना है माइनर ही है, वो माइनर है तो वो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे। चलिए, अगर इसमें एक और बात है कि अगर अगर किसी माइनर की इनकम किसी पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है, तो उसको एक एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन मिलती है क्या? 1500 रुपए, और इनकम ऑफ द माइनर विच एवर इज लोअर। इनकम मिलेगी, सॉरी एग्जम्पशन मिलेगी कितने रुपए की? मैक्सिमम 1500 रुपए, मैक्सिमम 1500 रुपए की। या फिर इनकम, अगर मान के चलिए इनकम ही कम हो, इनकम ही अगर माइनर की 1200 रुपए है, तो 1200 रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो आपके जिस पेरेंट के हाथ में वो इनकम क्लब हो रही थी, उस पेरेंट को एक एग्जम्पशन मिल गई, 1500 रुपए और इनकम ऑफ द माइनर विच एवर इज लोअर। और ये एग्जम्पशन ईच एंड एवरी चिल्ड्रन के लिए है, ईच एंड एवरी माइनर के लिए, जिसकी इनकम क्लब होती जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलिए, आप इस एग्जाम्पल को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। मान के चलिए मेरे दो बच्चे, एक बच्चे के पास इनकम आ रही है 5000 रुपए और दूसरे बच्चे के पास आ रही है 1200 रुपए, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 6200 रुपए। 6200 रुपए मेरे हाथ में एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? क्या 1500 इंटू 2? नहीं 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 नहीं, पहले बच्चे के केस में 1500 रुपए, दूसरे बच्चे के केस में 1200 रुपए, टोटल एग्जम्पशन मिलेगी मुझे 2700 रुपए की। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब वापस सेक्शन 27 को इंसर्ट करते हैं, सेक्शन 27 को इंसर्ट करते हैं। और सेक्शन 27 को इंसर्ट करते हैं क्यों? हम कहते हैं अगर किसी माइनर को एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, किससे हो रही है? हाउस प्रॉपर्टी से, और वो हाउस प्रॉपर्टी किसने ट्रांसफर करी है? उसके पेरेंट्स ने ट्रांसफर करी है। ऑलवेज रिमेंबर, फिर से हम सेक्शन 27 में फिर से वही वाली बात आ रही है, डीम्ड ओनरशिप की कहानी की, कौन ऑनर माना जाएगा? तो मैंने कहा एक माइनर है, ठीक है, एक माइनर है, उसको मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। कौन सा माइनर? बस यहां पर पहली बार आएगा, माइनर मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, माइनर मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए फिलहाल। इट मींस बाकी के अगर माइनर हैं, उसको मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो वो प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर किसको माना जाएगा? वापिस जिस पेरेंट ने ट्रांसफर करी है वही पेरेंट उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर माना जाएगा। और इसका मतलब ये भी हुआ, अगर सेक्शन 27 में चले गए तो इसका मतलब हम 64(1)(a) से बाहर हो गए, 64(1)(a) से बाहर हो गए। इट मींस क्लबिंग इनडायरेक्ट वे में लग गई, इट मींस डीम्ड लेट आउट का प्रोविजन फिर से लग गया, ठीक है। चलिए, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर के केस में, माइनर मैरिड डॉटर के केस में तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि सेक्शन 27 में वो कवर नहीं होती है। इट मींस माइनर मैरिड डॉटर के केस में 64 वापस एप्लीकेबल रहेगा। और उस केस में अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करी है विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, तो 64(1)(a) एप्लीकेबल होगा। ऑटोमेटिकली जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है उसी के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। माइनर मैरिड डॉटर के केस में जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो शायद ये कंफ्यूजन इस सवाल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सवाल से क्लियर हो जाएगा। सवाल हमारा बहुत बेसिक सा, हमने कहा मिसेज ए है, इट मींस मदर, मदर ने अपना एक फ्लैट ट्रांसफर कर दिया माइनर डॉटर, ठीक है, फ्लैट को लेट आउट कर दिया, 10,000 रुपए पर मंथ आने लगा। अब हमें ये देखना है कि ये किसके हाथ में और किस तरीके से टैक्सेबल होगा। मिस्टर ए, इट मींस फादर, फादर की इनकम है 10 लाख रुपए और मदर की इनकम है 5 लाख रुपए, ठीक है। फादर की इनकम है 10 लाख रुपए और मदर की इनकम है 5 लाख रुपए। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग। चलिए जी, हमने कहा बेसिक समझ लीजिए, मैंने कहा मदर ने ट्रांसफर करनी है, ठीक है, मदर ने ट्रांसफर करी है माइनर को, ठीक है।
और अगर सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि माइनर एटलीस्ट शादीशुदा नहीं है, वो माइनर डॉटर शादीशुदा नहीं है। अब शादीशुदा नहीं है तो इस केस में हमने कहा हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्या किया आपने, हाउस प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करी तो ये इनकम, ये प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर किसको माना जाएगा सेक्शन 27 के हिसाब से, वापिस मदर को। ठीक है, जब वापिस मदर को माना गया इट मींस इसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होगी, 10,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने इंटू 12, इट मींस नथिंग बट 1,20,000 रुपए। ठीक है, चलिए इसमें 30% की हम लोगों को ये भी पता है कि हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर वो डिडक्शन घटा दें तो 12 की 36,000, इट मींस मोटे तौर पे बैलेंस इनकम हो गई 84,000। 84,000 की ये इनकम वापस माताजी के हाथ में जुड़ जाएगी, इट मींस माताजी की इनकम बाकी की कितनी थी, 5 लाख रुपए अदर इनकम थी, आई थिंक सो 5 लाख रुपए ही थी ना, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी अब माताजी की, वापस 5,84,000 रुपए। और फादर की इनकम कितनी रहेगी, हम कहेंगे फादर की इनकम, भाई फादर की इनकम तो सीधी सी बात है 10 लाख रुपए थी और कोई क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगेंगे, कोई क्लबिंग प्रोविजन इस केस में नहीं लगेंगे। क्लियर हो गया सेक्शन 27 का इंप्लीकेशन, ये क्लियर है। अब हमने कहा इसी सवाल को थोड़ा सा करें, विल योर आंसर बी डिफर हैड द माइनर डॉटर बी मैरिड, माइनर डॉटर की शादीशुदा हो गई होती। अगर माइनर डॉटर शादीशुदा होती तो हमने कहा सेक्शन 27 नहीं लगता। ठीक है, सेक्शन 27 नहीं लगता, इट मींस क्लबिंग प्रोविजन लगते, तो क्या होता, हम लोग कहते हैं पहले तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो हम लोगों ने कहा मदर, ठीक है, फादर एंड माइनर। हमने कहा इनकी तो इनकम है 5 लाख रुपए, इनकी इनकम है 10 लाख रुपए और इसकी इनकम हो गई 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए जब इनकम है तो हमने ये भी बोला कि इसके ऊपर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर से इट मींस 36,000 रुपए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। बैलेंस इनकम कितनी हो गई 84,000 की। 84,000 की ये इनकम किसको टैक्स देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जिसकी भी पेरेंट की इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर इनकम ज्यादा होगी। किसकी इनकम ज्यादा है, फादर की। ठीक है, तो फादर के हाथ में ये इनकम एड बैक कर दी जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी थी, मां की, लेकिन टैक्स किसको देना पड़ गया, फादर को। माइनर मैरिड डॉटर के केस में किसको टैक्स देना पड़ गया, फादर को। फादर के केस में ये इनकम क्या हो जाएगी 10 लाख, ये 84,000 रुपए और जोड़ दीजिए। लेकिन सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 की 1,500 रुपए की एग्जम्पशन भी दे दीजिए। ठीक है, तो अब इनकम कितनी हो जाएगी 10,82,500। फादर की इनकम हो गई 10,82,500। ठीक है, और मदर की इनकम रह गई वापस 5 लाख रुपए ही। प्रीवियस केस में जबकि क्या था, प्रीवियस केस में माताजी की इनकम हो रही थी 5,84,000 और फादर की इनकम थी 10 लाख, और दूसरे केस में डिफरेंस हो गया 5 डेसिमल। क्लियर हो गया, आई होप सो कि इस इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आएगा कि सेक्शन 27 और 64 में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से वो इनकम टैक्सेबल में डिफरेंस आ जाता है। चलिए जी, हमारा क्लबिंग का लास्ट टॉपिक आ गया। हम लोग कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी मेरी। ठीक है, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मैं एक हाउस प्रॉपर्टी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, मैंने अपनी उस प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा कि यार ठीक है, मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या होगी, HUF में एक क्लब करा देते हैं। ठीक है, अगर मैंने HUF में ही क्लब करा दिया तो उस प्रॉपर्टी पर कोई कमाई होती है, उस प्रॉपर्टी से कोई कमाई होती है, तो उस कमाई को किसके हाथ में टैक्सेबल कराया जाए। हम कहते हैं डैम श्योर है मैंने ट्रांसफर किया है। क्यों किया होगा, क्योंकि HUF के केस में अधिकतर लोगों के केस में HUF में कम कमाई होती है और इंडिविजुअल में ठीक ठाक कमाई हो रही है, इसीलिए आप लोगों ने ये शायद किया होगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। कन्वर्टेड मतलब जो इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी अब HUF की कहलाएगी। सच इनकम जो है वो वापस टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ
इंडिविजुअल, उसी इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए थी, होनी भी चाहिए थी, इसमें कहीं कोई बड़ी बात है भी नहीं। ठीक है, चलिए जी, ये पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चले जा रही है इनकम पे, मान के चलिए मैं कहता हूं कि मेरी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी वहां ट्रांसफर कर रखी है, तो उस पर लगातार मैं टैक्स दिए जा रहा हूं। एक लेवल के बाद हमारी हिंदू अनडिवाइडेड का पार्टीशन हो गया, एचयूएफ का हुआ पार्टीशन टोटल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। वैसे तो इनकम टैक्स में पार्शियल का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, बट इसलिए फिर भी हम कर देते हैं लॉ, क्योंकि सिंपल लॉ में तो है ही है। तो हम लोगों ने कहा कि एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, पार्शियल भी हो सकता था और टोटल या कोई ऐसा भी होता, और वही प्रॉपर्टी, ऑलवेज रिमेंबर, जो मैंने ट्रांसफर करी थी एचयूएफ में, वो प्रॉपर्टी वापस दे दी किसको? मेरे ही स्पाउस को। अरे यार, तुमने किसको दे दी? वापस मेरे ही स्पाउस को। तो भाई अगर ये प्रॉपर्टी वापस किसको मिल गई? मेरे ही स्पाउस को, तो इस इनकम पे वापस किसको टैक्स देना पड़ेगा? मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरी कोई कन्वर्टेड प्रॉपर्टी जो मैंने एचयूएफ में ट्रांसफर कर रखी थी, कन्वर्ट कर रखी थी, वो एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और वो वापस मेरे स्पाउस को मिल जाती है, तो वापस वो उस पर टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा। चलिए जी, ये हमारे क्लबिंग प्रोविजंस होते हैं। अब इसमें बेसिक छोटे पॉइंट्स कर लेते हैं, जनरल पॉइंट। हम लोग कहते हैं पहला, कैपिटल गेन ऑन फर्दर ट्रांसफर ऑफ असेट बाय द ट्रांसफरी विल बी कंसीडर्ड एज इनकम। डैम श्योर है। अगर मैंने अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी अपनी बीबी को दी, बीबी के केस में जब तक रेंट आ रहा था तब तक वो वापस मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रहा था। अब बीबी ने एक लेवल के बाद वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, मेरे हाथ में वो खरीदी थी, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए की, मेरी बीबी ने बेच दी 1.5 करोड़ रुपए की, तो 50 लाख रुपए का जो गेन हुआ वो वापस मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगा। चलिए जी, दूसरा, अगर इनकम में मैंने कोई एसेट ट्रांसफर किया, मैंने बीबी को दिया 1 लाख रुपए कैश, बीबी ने उसे कन्वर्ट करा दिया एफडी में और एफडी से ब्याज आने लगा, तो ऑटोमेटिकली उस पर किसको टैक्स देना पड़ेगा? अब कोई कहे कि जी मैंने तो कैश दिया था और वो तो एफडी है, नहीं, कन्वर्टेड हो गया ना। मान के चलिए मैंने बीबी को दिए, मतलब 1 लाख रुपए, पहले उसने एफडी कराई और थोड़े दिन बाद उससे एक मकान खरीद लिया, तो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ असेट है उस पर भी जो इनकम होगी वो वापस मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी। चलिए जी, तीसरा, अगर इनकम पे क्लबिंग है तो क्या लॉसेस पे क्लबिंग है? 101% सर। अगर मान के चलिए मैंने अपनी बीबी को कोई पैसा दिया और उस पे उसने इनकम कमाई, ठीक है, इनकम कमाई, तो इनकम पे अगर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको अगर लॉस हुआ तो वो लॉस भी मेरे हाथ में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के तौर पे अलाउड हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मान के चलिए एक एग्जांपल, ये कोर्ट केसेस जो हुआ, उस केस में क्या हुआ कि हमने एक माइनर को अपने शेयर ट्रांसफर करे, उसने सेल आउट कर दिया, सेल आउट किया तो कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर दिया टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर दिया गया पेरेंट्स की, तो पेरेंट को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, 101% मिलेगी, 101% मिलेगी। लॉजिक क्लबिंग का है क्या? हम ये कहते हैं कि भाई हम ये मान के ही नहीं चलते कि ट्रांसफर नहीं हुआ, हम ये मान के चलते हैं सब कुछ आप पे ही। अगर मेरा ही होता तो मैं अपने शेयर बेच के अपने मकान को कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे को 54 की एग्जम्पशन मिलेगी। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी एग्जम्पशन अलाउड हो जाएगी। चलिए, इफ पार्ट कंसिडरेशन इज पेबल और पेड, देन ओनली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल। मान के चलिए मैंने 1 करोड़ रुपए का मकान अपनी बीबी को दे दिया 10 लाख रुपए में, तो डैम श्योर है 90 लाख रुपए का जो है वो मेरा है इनडायरेक्ट वे में, और 10 लाख रुपए का बीबी का है। इट मींस अगर उस प्रॉपर्टी से आज किराया आने लगे 1,20,000 रुपए, तो 10% बीबी की इनकम होनी चाहिए और 90% वो वापस मेरे हाथ में क्लब होगी। चलिए, पांचवा, द क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई ओनली ऑन इनकम derived फ्रॉम द क्लब्ड इनकम। ठीक है, will not apply on the income derived from the club income। मींस मान के चलिए मैंने अपनी बीबी को 1 लाख रुपए दिया और उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो उस पे जो एफडी का ब्याज आया पहले साल उनके हाथ में टैक्स, दूसरे साल क्या आएगा? दूसरे साल आएगा ब्याज उस एफडी पर भी और एफडी के इंटरेस्ट पर भी। एग्जांपल से समझ लीजिए फिर से, मान के चलिए एग्जांपल समझते हैं फिर से। हाँ, इसे एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सॉरी दिस वन। चलिए, मैंने कहा कि जी मैंने 1 लाख रुपए की उसको एफडी दी, ठीक है, 1 लाख रुपए की एफडी एट द रेट मान के चलिए 10% ही हुआ, तो पहले साल में ब्याज कितना आएगा? 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 रुपए ये जो है ये मेरे हाथ में क्लब होगा, क्लब हो जाएगा। दूसरे साल में इस 1 लाख रुपए पर ब्याज कितना आएगा? 10,000 रुपए, और इस 10,000 रुपए पे ब्याज कितना आएगा? 1,000 रुपए। टोटल तो ब्याज 11,000 रुपए आएगा ना। तो हम ये कहेंगे ये 10,000 रुपए तो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, लेकिन ये 1,000 रुपए मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा। ये टैक्स किसके हाथ में होगा? मिसेस के हाथ में।
ठीक है, या माइनर के मतलब सॉरी स्पाउस के हाथ में, ठीक है। तो इनकम ऑन इनकम, अगर इनकम के ऊपर कोई एडिशनल इनकम कमा ली जाए तो उसके ऊपर क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगते हैं। चलिए जी, चलिए जब इतना कुछ समझा तो हम लोग एक छोटा छोटा सा एक वो देते हैं आप लोगों को, क्या टैक्स प्लानिंग कैसे की जा सकती थी। आपने कहा कि यार ये तो सब कुछ हो गया, तो फिर तो इसका मतलब टैक्स में चोरी हो ही नहीं सकती थी, या कोई तरीका था टैक्स प्लानिंग का। सर है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने जब एक एग्जांपल दिया था कि भाई मैंने पैसा दिया अपनी वाइफ को और उसने 1 अप्रैल से पहले पहले अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हम रेशो देखते हैं, तो कई बार इसका लोग तोड़ ज्ञान देते हैं, कुछ लोगों से प्रोफेशनल से या मतलब बाकी लोगों से वो करें तो कहते हैं जी सर इसका तो बहुत आसान सा तरीका है, उसको बोलो वाइफ को कि वो मतलब कभी भी 1 अप्रैल को पैसा लगा भी ना रखे। इट मींस पहले हस्बैंड ने 15 अप्रैल को दिया था जैसे उस एग्जांपल में, तो वो क्या करे 31 मार्च होते ही वो किसी भी तरीके से वो पैसा अपने हस्बैंड को देते, पकड़ भाई तू अपना पैसा, और 2 अप्रैल को गए मेरे को वापस देते पैसा, ठीक है, क्योंकि हमें तो रेशियो देखना है 1 अप्रैल को, ठीक है। ये कुछ लोगों का सुझाव हो सकता है। इतनी मेहनत क्यों कर लो भाई, इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन निकालिए। सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सिंपल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप उसको कहें कि मैंने ये ट्रांसफर किया है पैसा किस तरीके से, लोन की शेप में, मैंने अपनी बीवी को लोन दिया है, और लोन अपने आप में एडिक्वेट कंसिडरेशन है। लोन के केस में इवन इंटरेस्ट फ्री लोन भी एडिक्वेट कंसिडरेशन में माना जाता है, वो कोई फ्री में ट्रांसफर नहीं माना जाता, ठीक है। अब इस केस में हस्बैंड ने वही 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे अपनी बीवी को, और बीवी लगातार उसे पूरी आजन्म पूरी जिंदगी बिजनेस में यूज करती रहे, लोन उसकी बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगेंगे, है ना। बहुत सिंपल सा तरीका, मतलब थोड़ा सा दिमाग को लगाओ ना। चलिए माइनर की इनकम के केस में आते हैं। माइनर की इनकम, सर उसमें तो ये भी नहीं होगा, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, फिर क्या करें। सर थोड़ा सा फिर दिमाग लगाइए। एक तरीका देते हैं, मान के चलिए माइनर को एफडी करनी थी आपको, ठीक है। माइनर के केस में आपको एफडी करनी थी, अब करें क्या, आप तो करिए एफडी कीजिए, और एफडी इस तरीके से कीजिए कि वो एफडी मैच्योर हो जब वो बच्चा मेजर हो जाए, ठीक है। मान के चलिए आज की डेट में वो बच्चा है 15 साल का, तो आपने एफडी कर दी 4 साल की, तो जब एफडी मैच्योर होगी तो तब कितने साल का होगा वो, 19 साल का। अब इस केस में आपको करना क्या है, आप करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एफडी का जो ब्याज होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को आप कहिए कि मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए कैश बेसिस पर रहेंगी, कैश बेसिस पर, रिसीट बेसिस पर, ठीक है। रिसीट बेसिस पर तो ऑटोमेटिकली जब 15 साल से 16 साल का होगा, क्या वो ब्याज मिला आपको? नहीं सर, क्योंकि ये ब्याज तो अभी एफडी में ही जुड़ गया है, मेरे को तो एक्रू हुआ है लेकिन रिसीव थोड़ी हुआ है। 17 साल का नहीं हुआ, 18 साल का नहीं हुआ, 19 साल का जब बच्चा मेजर हो गया उस केस में एफडी मैच्योर हुई, रिसीव हुई, लेकिन अब क्या मेरे को रिसीव हुई? नहीं, रिसीव किसके पास हुई? उस माइनर के पास में, तो कौन टैक्स देगा? माइनर। ऑटोमेटिक माइनर एडिशन, माइनर जो अब मेजर हो चुका है। तो आप लोगों ने क्लबिंग प्रोविजंस को थोड़े से सरकार के हिसाब से, जो सरकार कहती है ठीक है आप करो, टैक्स प्लानिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लानिंग करो, अवॉइडेंस नहीं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी अपने दिमाग की वर्जिश कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा नहीं, क्लबिंग प्रोविजंस तो हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन थोड़ा सा किया जाए तो सरकार की बनाई हुई सड़क पे चलते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत तभी आएगी जब सड़क की आप कहोगे कि नहीं भाई यहाँ पे तो जाम सा लग रहा है, मैं तो हाईवे तोड़ देता हूँ, मैं तो मतलब दूसरी सड़क से निकल लेता हूँ। नहीं, वहां पे तो सरकार आपको पकड़ लेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे होती है, कैसे हमारे हाथ में दूसरे की इनकम पे टैक्स लग जाता है और दूसरे की इनकम वापस मेरे हाथ में टैक्स लगता है। बड़े केस में ही लगता है, बट लग जाता है। चलिए, अगर ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारे इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो भी आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमारे इसमें कहीं कोई और सुधार किया जा सकता तो आप बताएंगे। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा हमेशा का डायलॉग, प्लीज ये वीडियो में मतलब हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने सुना, ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इट मींस आप लोग कब पढ़ेंगे? जब आप अपनी स्टडी मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू होंगे या अपनी बुक से पढ़ेंगे। तो आप अपनी जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जेन्युइनली कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी स्टडी मॉड्यूल से या अपनी बुक से जरूर गो थ्रू हो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा तब तक के लिए अलविदा।